सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आप नाज़रीन, मैं अबू ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HRK स्टूडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनका पूरा नाम सैयद आगा हसन अमानत लखनवी था। ये 1816 में पैदा हुए और 1858 में इनका इंतकाल हो गया। वालिद का नाम मीर आगा अली उर्फ मीर आगा और मीर तालिब अली अछूती वाले के भतीजे थे। 20 साल की उम्र में मर्द वारिदा से ज़बान बंद हो गई थी। 20 साल की उम्र में हुए थे तो वो बोल नहीं सकते थे, उनकी ज़बान बंद हो चुकी थी। वो पूरी तरह शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। इनकी दिलचस्पी शायरी में थी और वो उसको अपना पेशा बनाना चाहते थे और इसके लिए इनके अंदर जुनून था। इनकी शायरी का आगाज़ 15 साल की उम्र में ही हो गया था। हम अभी बात करते हैं इनके ड्रामा निगारी के बारे में और आपको ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू ड्रामा निगारी जो शुरुआत में रही वो मोस्टली और उनका जो बेशतर हिस्सा रहा है उसमें शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से जब इनको शायरी से दिलचस्पी थी इन्होंने उसको ड्रामा निगारी में उसका इस्तेमाल किया। इसी ज़माने में मर्सिया गो, जब वो 15 साल के थे उनको शायरी 15 साल के से ही आगाज़ कर दिया था इन्होंने। इसी ज़माने में मर्सिया गो मियाँ दिलगीर की शागिर्दी अख्तियार की। उन्होंने ही इनका तखल्लुस अमानत रखा था। तो ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि इनका जो तखल्लुस था अमानत वो किसने रखा था? तो वो मियाँ दिलगीर ने रखा था। दिलगीर इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे। तो ये आप सिलसिला जोड़ सकते हैं कि अमानत जो थे वो मियाँ दिलगीर के शागिर्द थे और दिलगीर नासिक के शागिर्द थे। अमानत के अलावा मीर हसन लताफत भी दिलगीर के शागिर्द थे। कुछ लोगों ने इन्हें नासिक का शागिर्द लिखा है मगर ये बात साबित नहीं होती। अमानत को कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि ये नासिक के शागिर्द थे लेकिन ये बात साबित नहीं होती। अमानत कादिरुल कलाम शायर थे और साहिब आलम मिर्ज़ा हुमायूं बख्त बहादुर इनके शागिर्द थे। अभी मैंने बताया कि शागिर्द जो थे अमानत दिलगीर के शागिर्द थे लेकिन अमानत के शागिर्द जो थे वो साहिब आलम मिर्ज़ा हुमायूं बख्त बहादुर थे। उन्होंने अमानत का दीवान जमा किया मगर वो ज़ाय हो गया। बकौले गोकुल परशा अमानत रियायत सुवरी और वो मानवी के बादशाह थे। रियायत सुवरी वो मानवी के बादशाह थे। अमानत की वासोख्त, अमानत वासोख्त भी लिखे हैं। आइए उनके बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। उनके वासोख्त में वाहिद मुतकल्लिम मतलब मैं का इस्तेमाल है, यानी शायर खुद अपनी दास्तान सुना रहा है। हम ऐसा देखते हैं कि मैं करके मैंने ये किया और मैंने इस तरह से देखा, मेरी ये नज़रिया है, तो उसे वाहिद मुतकल्लिम करते हैं। और उनकी वासोख्त में बेशतर शायरी में आपको वाहिद मुतकल्लिम मिल जाएगा। 110 बंद पर मुश्तमिल एक वासोख्त लिखा जो दोस्त ने हथिया लिया और वापस न किया, मतलब ये इनके नाम से न रहा और वो ज़ाय हो गया। फिर दूसरा वासोख्त जो शाये हुआ वो 308 बंद पर मुश्तमिल था। तीसरा वासोख्त 117 बंद पर मुश्तमिल था जो अमानत के खज़ाइनुल फसाहत में बउनवान मुसद्दद शामिल हुआ। ये मुकम्मल नहीं था, शायद लताफत ने मुकम्मल किया हो या बाद में मिल गया हो, तो इसे बाद में मुकम्मल कर। फिदा अली ऐश इनके शागिर्द थे। ये इनके दूसरे शागिर्द थे। एक शागिर्द का जिक्र ऊपर में मैंने बयान किया और दूसरा ये है फिदा अली ऐश उनके शागिर्द थे। 1269 हिजरी 1853 में चंद गज़लें मुसद्दस, मुखम्मस, तरजीह बंद वगैरह को मुरतब किया और गुलदस्ता नाम रखा। तो ये इनकी शायरी का जो मजमुआ है एक मुरतबा है जो इसमें आपको तरजीह बंद, मुखम्मस, मुसद्दस और चंद गज़लें मिल जाएंगी। ये इनका इससे नाम है। अमानत की वफात के बाद उनके बेटे सैयद हसन लताफत ने 3 बरस 6 माह में उनकी गज़लें मुखम्मस, तरजीह बंद वगैरह को
जमा करके बसूरत दीवान मुरतब किया और उसका तारीखी नाम खजाइनुल फसाहत रखा। तो खजाइनुल फसाहत अमानत के शायरी, अमानत का दीवान है, उसमें उनकी मुहम्मद तरजीबन वगैरह शामिल हैं जो कि उनके बेटे सैयद हसन लताफ़त ने मुरतब किया है। अमानत को जिसने शोहरत दी उसका नाम इंद्र सभा है और इंद्र सभा ये एक ड्रामा है और इंद्र सभा आपके यूजीसी के जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 उसमें आपको मिल जाएगा। तो यूजीसी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको ये इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अमानत के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है, इसके अलावा ड्रामा के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन इन सभा के बारे में आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए, इसको आपको डिटेल में मुताला करना चाहिए। हाजी मिर्ज़ा आबिद अली यगाना अज़ली तखल्लुस इबादत के मशवरे पर वक्त गुजारी के लिए लिखना शुरू किया और इसमें अपना तखल्लुस बदल कर उस्ताद रखा, मगर लोगों ने गज़लों की वजह से अमानत को पहचान लिया। तो इन सभा जो लिखा है इन्होंने वो इबादत की मशवरे पर लिखना शुरू किया। आपको ये याद होना चाहिए और आप इसे याद कर सकते हैं, अच्छे से याद रखिएगा कि इबादत के मशवरे पर इन सभा लिखना शुरू किया और इन सभा में इनका जो तखल्लुस इन्होंने अख्तियार किया वो था उस्ताद। बाद में लेकिन लोगों ने इनकी शायरी और इनके अंदाज़ बयान की वजह से इन्हें पहचान लिया कि ये अमानत ही हो सकते हैं। इन सभा अपनी जदीद सूरत में कमोबेश 560 अशार पर मुश्तमिल है। इसके किरदार राजा इंद्र, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी और गुलफाम है। ये इसके इन सभा के जो अहम किरदारों में से हैं। इन सभा में 4 होली, 8 ठुमरी, 1 बसंत, 1 सावन और 5 छंद पर अशआर मौजूद हैं। अमानत के जलसे वाली इंद्र सभा पहली सूरत में 1271 हिजरी 1855 में शाये हुई। नजरसानी के बाद दूसरी सूरत में 1272 हिजरी 1856 में और तीसरी सूरत में 1275 हिजरी 1859 में शाये हुई। यानी उन्होंने इस पर नज़रसानी करते रहे और उसके बाद इसमें जो गलतियां थी उसको सुधारते रहे और धीरे धीरे इसमें यानी कि इसको पूरी तरह से वो बेहतर बनाना चाह रहे थे और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 स्टेज में इसको मुकम्मल किया है। मुकम्मल तो पहले ही हो चुकी थी, इसमें 2-3 मरतबा नज़रसानी की है। अब्दुल हलीम शरर ने लिखा है, इन सभा जैसे ही शहर में दिखाई गई हर शख्स वाला शैदा हो गए। ये एक कोटेशन है इन सभा के बारे में। हो सकता है आप ये पूछ लिया जाए तो आप इसे याद रखिए कि इन सभा के बारे में जो कोटेशन लिखा है, जो मखूला है, जो बातें कही है वो अब्दुल हलीम शरर ने कही है। इन सभा के किरदारों का बयान, इन सभा में कौन कौन से किरदार हैं और उनका क्या क्या किरदार अहम है और उनके क्या क्या किरदार रहे। सब्ज़ परी ये है, गुलफाम से इश्क करती है। एक सब्ज़ परी है जो कि गुलफाम से इश्क करती है, गुलफाम एक किरदार है। काला देव सब्ज़ परी के कहने पर संगल द्वीप से हिंदुस्तान जाकर शहजादा गुलफाम को उठा लाता है और सब्ज़ परी के हवाले करता है। शहजादा गुलफाम जिससे सब्ज़ परी इश्क करती है वो काला देव उसको सब्ज़ परी सिंगल द्वीप जहाँ ये परी रहती है सब्ज़ परी, वहाँ से हिंदुस्तान जाता है। हिंदुस्तान जाता है, वहाँ से शहजादा गुलफाम को लाता है, मतलब कि शहजादा जो गुलफाम है वो हिंदुस्तान का रहने वाला है और सब्ज़ परी वो सिंगल द्वीप की रहने वाली है। और काला देव जो मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो काला देव को हुक्म देती है कि वो उसे लेकर आने के लिए। गुलफाम की ज़िद पर, गुलफाम को जब इसके सब्ज़ परी के हवाले कर देता है तो गुलफाम जिद करता है कि वो भी राजा इंद्र के अखाड़े में जाएगा और देखेगा कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो गुलफाम ने जिद की, उस पर सब्ज़ परी उसको इंद्र राजा के अखाड़े में ले जाती है और एक दरख्त के पीछे छुपा देती है और ख़ुद राजा इंद्र के सामने जाकर गाने लगती है। क्योंकि ये गाती है, बहुत अच्छी इसका गला होता है और उसे राजा को खुश करती है और राजा के बहुत ही चहेती होती है ये, तो गाने लगती है। मगर इसी दरमियान लाल देव गुलफाम को देख लेता है और राजा इंद्र को बता देता है। क्योंकि गुलफाम एक शहजादा है और यहाँ पे परियों और देव की बातें चल रही हैं, तो वहाँ पे इंसानों का जाना वहाँ पे इंसानों को अलाउ नहीं था। लेकिन सब्ज़ परी ने गुलफाम को वहाँ पे
पेड़ के पीछे छुपा कर रखा था, लेकिन लाल देव ने देख लिया और उसके बाद उसने राजा को बता दिया। गुलफाम से सारा किस्सा सुनने पर राजा इंद्र गुलफाम से सारा किस्सा फिर उसको गुलफाम को राजा इंद्र के पास लाया जाता है और वो उससे सारे किस्से सुनता है कि आप यहाँ कैसे आए और किस तरह से आपको यहाँ लाए, या इसमें कौन कौन लोग शरीक हैं। तो उसके बाद जब सारा किस्सा सुन लेता है तो राजा इंद्र सब्ज-परी के पर उखाड़ कर उसे अखाड़े से निकाल देता है और गुलफाम को कुएं में कैद कर लेता है। चूंकि ये इंसान है तो इसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये इंसान होने की वजह से उसको कुएं में कैद कर लेता है और सब्ज-परी को अपने अखाड़े से निकाल देता है। तो ये किस्सा इस तरह से चलता है और इन दोनों की मोहब्बत में का ये किस्सा आगे बढ़ता है। सब्ज-परी गुलफाम की तलाश में मारी मारी फिरती है और एक बार जोगन बनकर परिस्तान में आती है और अपने गाने से सबको मशहूर कर लेती है। काला देव राजा इंद्र को इस जोगन के बारे में बताता है। एक जोगन बनकर जाती है, मतलब ऐसा होता है कि वो उनको की तलाश में रहती है, गुलफाम के कहीं भी मिल जाए और वो जोगन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका गला अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरन्नुम होती है और बहुत अच्छे से गाती है। तो वहाँ पे वो लोगों को मशहूर कर लेती है और जब काला देव को पता चलता है तो वो लोगों जाकर राजा को बताता है कि एक ऐसी जोगन है जो बहुत अच्छा गाती है, और चूंकि राजा है तो उसे राजा को ये शायरी गाना, ये म्यूजिक बहुत पसंद था। तो उसने जो लोग अच्छा गाते हैं उसको अपने महल में रखा हुआ था। तो जब उसे पता चलता है तो राजा इसे भी बुलाता है और कहता है कि जो मांगोगे, वो एक शर्त लगाता है कि अगर राजा को खुश कर दिया, राजा को मशहूर कर लिया, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। और ये इस पर सब्ज-परी जो कि जोगन की शक्ल में होती है वो उसके कबूल करती है और उसके बाद राजा को मशहूर कर लेती है और उसके बाद उसे कहती है कि जो आपने वादा किया था वो पूरा किया जाए। और जब वो कहता है कि क्या चाहिए तो वो कहती है कि मुझे गुलफाम चाहिए, तो फिर उसे गुलफाम दे दिया जाता है। उसके बाद राजा कहता है सब्ज-परी तूने खूब धोखा दिया, और उसके बाद गुलफाम उसे मिल जाता है। तो ये इंद्र सभा की कहानी है। सादत खान नासिर ने इसकी मकबूलियत और नई हैयत में होने की वजह से जलसे जदीद कहा है। एक कोटेशन तो मैंने अब्दुल हलीम शरर के बारे में ऊपर में बताया था कि उन्होंने इन सभा के बारे में कहा था कि जब ये लखनऊ में जब ये इसे पेश किया गया, स्टेज किया गया, तो लोग इसके बारे में शहदा और शहदा रह गए। एक और कोटेशन सादत खान नासिर ने इसकी मकबूलियत और नई हैयत होने की वजह से इसे जलसे जदीद कहा है। अब्दुल हलीम शरर ने लिखा है, अगर चंद रोज और शाही का दौर रहता, बहुत अच्छे उसूल पर खालिस हिंदुस्तानी नाटक एक खास सूरत में पैदा कर लेता जो बिल्कुल अछूती और हिंदुस्तानी मजाक में डूबी हुई होती। ये एक कॉल है उसके बारे में कि अगर जिस तरह से ये ड्रामे लिखे जा रहे थे और इसको स्टेज किया जा रहा था, अगर बादशाही का दौर और ज़्यादा रहता तो ये एक खालिस हिंदुस्तानी मजाक में डूबा हुआ एक बिल्कुल ही निराला और निराले अंदाज का यहाँ पे ड्रामा निगारी होती। रहस ये एक उस दौर में बहुत ही अहम चीज़ थी जिसे स्टेज वगैरह किया जाता था। सबसे पहले वाजिद अली शाह ने पेश किया राधा कन्हैया के किस्से को तफरीह तवा के लिए 1259 हिजरी 1843 या फिर 1260 हिजरी 1844 को रहस की सूरत में पेश किया और 3 मसनवी को रहस की सूरत में उन्होंने पेश किया। उनमें से एक है दरियाए ताशुक, दूसरी है अफसाने इश्क और तीसरी है बहरुल उल्फत। तो इनकी यहाँ पे डेट दी गई है 1851, 1852 और 1853। वाजिद अली शाह का सुल्तानी मेला, जिसे जोगिया मेला भी कहा जाता है, जो कैसर बाग में 3 दिन चलता था, उसमें अदना व आला सबको इजाजत थी, मगर एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि जो भी आएगा वो जोगिया लिबास पहन कर आएगा। अगर जोगिया लिबास आप पहने हैं तो आपको अंदर जाने की इजाजत है, वरना आप बाहर खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं। इस तरह कैसर बाग में 3 जोगिया मेले का इनेकाद हुआ और उसका आखिरी जलसा 1855 में हुआ। 1855 में 1856 में अंग्रेज हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त शाही से मासूल कर दिया और कलकत्ता रवाना कर दिया। तो 1855 तक ये इस तरह से चलता रहा। पहली बार 1853 में, दूसरी बार 1854 और तीसरी बार 1855 में ये जलसा चलता रहा। तो ये एक रहस्य
वाजिद अली शाह के हवाले से है और इसी तरह से इसी को तर्ज में रखते हुए जो अमानत अली ने लिखा था और वो तमाम लोगों के लिए खोल दिया गया था स्टेज, उसको कोई भी देख सकता था। लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी कि जोगिया लिबास पहनना और ज़्यादातर लोग इसमें शरीक नहीं हो पाते थे। अमानत के बारे में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और तैयारी में मुनहमिक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी तैयारी में दें। अल्लाह आपको कामयाब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।